आज का जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर 11, 12, 13 है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहला एरिया है लॉसेस का। अब मेरे साथ चलिएगा, मैं स्क्रैच से आप लोगों को लॉसेस की सारी एडजस्टमेंट बता दूंगा। वहाँ ऐसा टीए मौजूद है भाईजान, ये फ़ौरन ना ये घड़ी ठीक करवा दें। इसका टाइम ठीक करवा दें। लो सर, जब भी लॉस की बात आती है गलत हो गया ना, जब भी लॉसेस की बात आती है तो उसमें लॉसेस की बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम हेड्स को देखते हैं कि लॉस आता भी है नहीं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का हेड है, सर जी सैलरी के हेड में लॉस आ ही नहीं सकता क्योंकि डिडक्शन अलाउ नहीं होती, तो लॉस आ ही नहीं सकता। अब जब लॉस आ नहीं सकता तो अगला सवाल है कि क्या लॉस सेट ऑफ या एडजस्ट हो सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है, वो कहता है भाई क्या हो गया, बताया तो है कि लॉस आ ही नहीं सकता, तो लॉस ना एडजस्ट होगा ना लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा। उसके बाद अगली बात कर लेंगे एफटीआर इनकम की। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है भैया, ना लॉस आना है, ना लॉस एडजस्ट होना है, ना लॉस कैरिड फॉरवर्ड होना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात कर देते हैं कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन में कैपिटल गेन की जो बात कर देते हैं उसमें कैपिटल गेन में सबसे पहले आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉस आ सकता है, यस। क्या लॉस एडजस्ट हो सकता है, नो। क्या लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। दूसरे नंबर पे आ गई सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बेचने पर क्या लॉस आ सकता है, यस। क्या लॉस एडजस्ट हो सकता है, क्या लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। तीसरे नंबर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटीज है। सर पहले आर्ट रिलेटेड देख लेते हैं। ये आर्ट रिलेटेड आइटम ऐसी आइटम होती है जिसमें लॉस आता तो है लेकिन एडजस्ट या कैरिड फॉरवर्ड नहीं। और चौथे नंबर पे आ गया अदर कैपिटल एसेट्स। इसमें लॉस आता है, एडजस्ट किसके साथ हो सकता है,
अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड। भैया ये 4 चीजें थी कैपिटल एसेट्स के बारे में। अब मैं बात करने लगा हूं बिजनेस की। बिजनेस में 2 चीजें हैं, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। सर स्पेकुलेशन में लॉस आ भी सकता है और ये एडजस्ट भी हो सकता है, किसके साथ? ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन। स्पेकुलेशन में लॉस आ गया तो वो स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। जबकि नॉन स्पेकुलेशन में क्या होगा, इसका लॉस आ गया तो अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी और यस। और अगर ये एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड। अगर ये एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। भाईजान बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे आ गया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में लॉस आ भी सकता है और किसी भी हेड के साथ एडजस्ट होगा सिवाय सैलरी और एफटीआर, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रॉपर्टी का लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। फिर आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें लॉस आ सकता है लेकिन ना एडजस्ट होगा और ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर एडजस्ट होगा किसी भी हेड के साथ सिवाय सैलरी और एफटीआर के, अलबत्ता कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक हो गया एडजस्टमेंट वाली सेम बात। सर जी ये सारी बातें आपके साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं। अब कुछ मजीद डिस्कशन है लॉसेस के ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि जिस हेड पर या जिस आइटम का गेन टैक्सेबल नहीं होता उसका लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम का गेन टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम में लॉस हो जाए तो वो एडजस्टेबल भी नहीं। एक बात आ गई। दूसरी बात, ये जहां पर नॉन स्पेकुलेशन की बात है, यहां पर एक इजाफी बात यह कि अगर लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन हो, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन हो, अमोर्टाइजेशन हो या इनिशियल अलाउंस हो, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए
कैरेड फॉरवर्ड होता है। और अगली बात, अगर लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन हो, अमोर्टाइजेशन हो या इनिशियल अलाउंस हो, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या इनिशियल अलाउंस हो, तो क्या हो जाएगा सर जी? ये सबसे लास्ट में एडजस्ट तो होगा। और इसने कहा हुआ है कि ये टैक्सेबल इनकम अगर 10 मिलियन से ऊपर की है तो ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ एडजस्ट होगा। और अगर टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से कम की है तो 100% के साथ एडजस्ट होगा। आपकी आई कैब ने भी 3 एग्जांपल्स दी हैं जो कि इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? सर जी, अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग बिजनेस लॉस, इसको डिडक्ट करने, एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो अगर 10 मिलियन से ऊपर है तो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम की हद तक एडजस्ट होगी। अगर 10 मिलियन से कम है तो 100% के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ये वाली बात इसने, ये वाली बात जो है इसने 3 आई कैब ने 3 एग्जांपल्स दी हैं, नहीं अपनी किताब में, मैंने अपनी किताब में भी डाली हैं वही वाली एग्जांपल उठा के जो आई कैब ने दी हैं। फेथ ब्रदर के नाम से पास पेपर है, उस सवाल में इसने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करवाया। लो सर, लॉसेस के हवाले से ये वाली डिस्कशन हमने कर ली। अलबत्ता एक बात और दिल में आ रही है कि भाई फॉरेन सोर्स का कोई लॉस होता है तो वो फॉरेन इनकम के साथ एडजस्ट हो जाता है। फॉरेन सोर्स का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट लो सर, लॉसेस के बारे में ये सारी डिस्कशन थी जो आपके साथ कर ली। हाँ सर, एक बात और आपके साथ ये डिस्कस करनी थी कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक मेजर डिस्कशन ये होती है कि कौन सा लॉस पहले एडजस्ट होगा, कौन सा लॉस बाद में एडजस्ट होगा। अच्छा, मैंने इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल पिच की थी कि सर जी फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है और आपके पास फ्रेश मिल्क है जिसकी एक्सपायरी 1 दिन की है, और आपके पास पेस्चराइज मिल्क है जिसकी एक्सपायरी 3 डेज की है, और आपके पास टेट्रा पैक है जिसकी एक्सपायरी 1 मंथ की है, और चौथे नंबर पे आपके पास पाउडर मिल्क है जिसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है। तो इस केस में सवाल ये पैदा होता है कि चाय बनाने के लिए आइडियली कौन सा दूध आपको इस्तेमाल करना चाहिए? जो पहले एक्सपायर हो जाएगा वो पहले इस्तेमाल करना चाहिए। इस केस में भी जो लॉस पहले एक्सपायर होना होता है उसको पहले इस्तेमाल करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 2 ऐसे लॉसेस हैं जो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होते, इनको पहले इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे कैपिटल लॉस सिक्योरिटी का जो होता है वो एडजस्ट होगा, वो 3 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होता है। तीसरे नंबर पे कैपिटल लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। और चौथे नंबर पे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस।
और भाई मेरी बात समझ आ गई? यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लो सर, ये अधूरा है जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये अधूरा है। भाईजान जो मैंने पेन से लिखा है उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा बच्चों के लिए। लॉसेस के बारे में ये डिस्कशन थी, मैं टैक्स क्रेडिट की तरफ आ रहा हूँ। सर जी डिडक्टेबल अलाउंस वो होता है जो टोटल इनकम को कम करता है, और टैक्स क्रेडिट वो होता है जो टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है। अच्छा जी, अब ज़रा हमने शुरू से पढ़ा हुआ जी, डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है जी। किस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है जी? डोनेशन पर। कब मिलता है? किसको डोनेशन दे तो मिलता है भाईजान? ऐसे इदारे को डोनेशन दें जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या रिलीफ फंड हो, या कोई भी ऐसा इदारा जिसका नाम 13 स्केड्यूल में लिखा हुआ, इस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। किस तरह मिलता है? क्रॉस चेक के जरिए। क्रॉस चेक के जरिए अगर डोनेशन क्रॉस चेक के जरिए दी जाए तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? A over B into C. Now what is A? Tax liability. What is B? Taxable income. What is C? Lower of. असल में C क्या होता है? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, और इसके बारे में रूल होते हैं। इसकी लिमिट क्या है? एक्चुअल या 30% ऑफ taxable income, 20% of taxable income in case of company whichever is lower। अगर आप डोनेशन किसी एसोसिएट को दे रहे हैं, एसोसिएटेड कंपनी को दे रहे हैं, तो ये वाली परसेंटेजेस आधी हो जाएंगी, 30 का 15 और 20 का 10। सर जी आप कैश में डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, गाड़ी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जो चीज़ डोनेशन के तौर पे देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। डोनेशन के बारे में ये सारी बातें थी। अब आ जाइए अगली बात करते हैं पेंशन फंड। सर वो बंदा जो एलिजिबल हो, एलिजिबल, अच्छा सर मुख्तलिफ जगहों पर एलिजिबल पर्सन का लफ्ज आता है, याद रखिएगा ये एलिजिबल पर्सन सेक्शन स्पेसिफिक होता है। मुख्तलिफ सेक्शन के लिए एलिजिबल पर्सन मुख्तलिफ हो सकता है, और वो उसी सेक्शन में बताता है कि एलिजिबल पर्सन से क्या मुराद है। जैसे इस केस में एलिजिबल पर्सन का उसने खास तौर पे बताया है कि ये वो बंदा है जिसका CNIC बनाओ, NTN बनाओ या NICOP बना हुआ हो, अगर वो ओवरसीज पाकिस्तान में। एलिजिबल पर्सन हो इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस। एलिजिबल पर्सन हो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, तो उसको, और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रूव पेंशन फंड में, तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? A over B into C। Now what is A? Tax liability. What is B? Taxable income. What is C? Lower of total contribution by person or 20% of taxable income।
मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसकी एक आखिरी बात भी है, और वो बात ये कि अगर कोई बंदा एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में पैसे ट्रांसफ़र करे तो उसे कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाएगा और उस ट्रांसफ़र में टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट सिर्फ तब मिलेगा जब आप एक्चुअल में पैसे देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब आप एक्चुअल में पैसे देंगे तो वो काउंट होगा। और सिर्फ अगर आप क्या कर रहे हैं, आप एक अकाउंट से दूसरे, यानी एक ही पेंशन अकाउंट से दूसरे पेंशन अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको कंट्रीब्यूशन नहीं समझा जाएगा और इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लो सर, अगली बात, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। हमने आपको पॉइंट ऑफ सेल के बारे से काफ़ी डिस्कशन लास्ट क्लास में भी की थी, जो मैंने इम्तियाज़ वाली एग्जांपल दे के बताया था कि जी इम्तियाज़ स्टोर जो है उसके अंदर जो क्या कहते हैं, उसके अंदर जो सेल होती है वो रियल टाइम में अपने हेड ऑफिस जाती है। तो टैक्स वाले कहते हैं कि यही सेल रियल टाइम में यहाँ पर भी आनी चाहिए, यही सेल रियल टाइम में यहाँ पर भी आनी चाहिए, और इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा उस पर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाएगा उस पर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? सर उसने कहा 1.5 लाख पर मशीन, या एक्चुअल जो आपने खर्च किया विच एवर इज लोअर। आपके एक बार पास पेपर में सवाल आया हुआ है, वो जो 1.5 लाख पर मशीन, उसने कहा 3 मशीनें लगाई, तो वो 1.5 लाख पर मशीन था, 3 मशीनों का मतलब 4.5 लाख था। पास पेपर में एक बार ये सवाल टेस्ट हुआ है। सिर्फ मशीन लगाना काफ़ी नहीं है, उसको क्या करना है, इंटीग्रेट भी करना है एफपीआर के साथ, ताकि जब आप सेल को रिकॉर्ड करें तो रियल टाइम में वो सेल एफबीआर के पास भी पहुंचे। अच्छा जी, आपकी किताब में इसने कहा टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर टैक्स ईयर 2024। असल में ये 24 नहीं था, इसको 25 लिखना चाहिए था। किताब में उन्होंने 24 ही लिख दिया ICAP की किताब में। दूसरे नंबर पे बात, कुछ ऐसे 2 तरह के लोग हैं जो अगर 4 शर्तें पूरी कर लें तो उन्हें 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। वो 2 तरह के लोग कौन से हैं? सबसे पहले वो है जो कि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है। कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में जो एंगेज्ड हैं, और दूसरे नंबर पे वो स्टार्टअप जो सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। ये जो 2 तरह के लोग हैं, अगर इनको 4 तरह के, अगर ये जो 2 तरह के लोग हैं इनको 4 तरह की शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये 2 तरह के लोग हैं, इन्हें 4 तरह की शर्तें पूरी करनी होती। पहली, एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। दूसरी, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड हैज बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड and deposited into the government treasury. Withholding tax statement for the relevant tax year has been filed. Monthly sales tax return for the tax paid corresponding to the relevant tax year has been filed. Annual return file की गई है। Tax required and सर जी 2 बंदे, 4 शर्तें। शर्तें कौन सी हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, टैक्स जो डिडक्ट या कलेक्ट करने को कहा गया था वो करके एफपीआर को जमा करवाया हो, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल की हो, और मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल की, और मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल की। ये चारों चीज़ें, एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड,
और मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टू रेलेवेंट टैक्स ईयर हैज बीन फाइल्ड। अगर ये चारों बातें ओके हो जाएं, चारों शर्तें पूरी हो जाएं, यानी सेल्स टैक्स की रिटर्न भी है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी है और टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड भी जमा कराया हुआ है। किन दो लोगों ने? कोल माइनिंग जो प्रोजेक्ट है बिजली बनाने के लिए, और दूसरा हाँ जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मंजूर शुदा एक स्टार्टअप है। इन लोगों को 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, 100% टैक्स क्रेडिट। सर जी अगली बात, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए एक स्पेशल टैक्स क्रेडिट का इत्माम किया गया है और उसमें वो कहते हैं एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सबसे पहली बात है कि जी एलिजिबल पर्सन कौन है? सर एलिजिबल पर्सन से मुराद है यहाँ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग कर रही हो, या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो एंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट फॉर द जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये इनकॉर्पोरेटेड है बिटवीन 30 जून 2019 एंड 30 जून 2024 इसके दरमियान 3 साल के लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा। Greenfield industrial undertaking engaged in manufacturing of goods and shipbuilding. सर जी ये इदारा हो, ये काम करता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो या शिप बिल्डिंग करता हो, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और बना कब हो 2019 से 24 के दरमियान में, तो इसे 3 साल का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, टैक्स क्रेडिट कैरेट फॉरवर्ड नहीं होता, सिर्फ दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जब टैक्स क्रेडिट कैरेट फॉरवर्ड होता। दिस केस इज द ओनली एक्सेप्शन जब टैक्स क्रेडिट कैरेट फॉरवर्ड होता। भैया ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लफ्ज़ आपने सुना है भाई, इसमें है क्या? सुन लो, लैंड भी ब्रांड न्यू, बिल्डिंग भी ब्रांड न्यू, टेक्नोलॉजी भी ब्रांड न्यू, कंपनी भी ब्रांड न्यू, और मंजूर शुदा किससे हो? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से। तो इसको ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। कोई चीज़ भी पुरानी इस्तेमाल नहीं करनी, ऑलरेडी यूज इस्तेमाल नहीं करनी। कोई बिल्डिंग पहले बनी हुई थी उसे रेनोवेट कर लिया, नो, फ्रॉम द स्क्रैच बिल्डिंग बने। कोई ऐसी जगह जहाँ पर पहले फैक्ट्री बनी थी वहाँ पे फैक्ट्री बना ली, नो, उसने कहा है जहाँ जो जगह पहले इस्तेमाल नहीं हो रही थी, जो बिल्डिंग पहले नहीं बनी हुई थी, जो कंपनी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो टेक्नोलॉजी पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, उसको इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। तो ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, और इसको अगर कमिश्नर भी अप्रूव कर देते, ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या शिप बिल्डिंग कर रही है 2019 से 24 के दरमियान में बनी है, तो इसको 3 साल के लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये कह दो 3 साल के लिए मिलेगा, या ये कह दो जी 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा, बात एक ही है। अगले केस की बात करें, एक ऐसा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी बना रही है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, लाइक सोलर एंड विंड, इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 1 जुलाई 2023। टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितने अरसे के लिए? 5 सालों के लिए। सर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर टैक्स क्रेडिट 5 सालों के लिए मिलना है, यानी कैरेट फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए होगा? 4 साल। एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ब्रांड न्यू चीजों में इन्वेस्टमेंट, मशीनरी,
बिल्डिंग इक्विपमेंट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया सर। इन सारी नई चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, इसमें ख़ास तौर पे बात यह है कि सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर और यूज्ड कैपिटल एसेट्स, इस पे नहीं। अगर आपने सॉफ्टवेयर खुद बना लिया है तो वो जितने का भी बनाया उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर कैपिटल एसेट है उस पर भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा कितना? 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। अगर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी तो इसका 25% कितना बनेगा? अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी 10 थी, 25 का टैक्स क्रेडिट था, तो ये 10 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, बकाया 25 माइनस 10, बकाया 15 का टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। बकाया 15 का टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। डन हो गया सर जी? और जी टैक्स क्रेडिट की ये वाली डिस्कशन भी आपके साथ कर ली भाई, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। लो सर, एग्जेम्पशंस की तरफ आने लगे। सबसे पहली बात है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम जिसका ताल्लुक ज़मीन की इनकम से, और वो ज़मीन पाकिस्तान में हो, चाहे आप ज़मीन ठेके पर देकर पैसे लें या चाहे आप ज़मीन पर खुद काश्तकारी करें और उससे पैसे कमाएं, और चाहे आप ज़मीन ठेके पर दें और उसके बदले पैसे ना लें बल्कि फसल का हिस्सा ले लें, यानी रेंट इन काइंड ले लें, तो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। आप जगह वैसे ज़मीन ठेके पर दे दें, उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। आप उस पर काश्तकारी करके पैसे कमाएं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अगर ये ज़मीन पाकिस्तान में और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगी। सर एग्रीकल्चर इनकम से मुराद क्या है? सबसे पहली वो वाली इनकम जो आप काश्तकारी से कमाएं, या वो वाली इनकम जो आप ज़मीन ठेके पर दे दें और आपको फसल का हिस्सा मिले। हाँ, दूसरे नंबर वो कहता है कोई भी कुछ भी ऐसा परफॉर्म करना, इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जनरली एम्प्लॉयड टू मेक द प्रोडक्ट फिट टू बी टेकन टू मार्केट। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इनकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड जनरली एम्प्लॉयड टू मेक द प्रोडक्ट फिट टू बी टेकन टू मार्केट। ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए, उस प्रोसेस के जरिए जो पैसे कमाएंगे वो भी एग्जेम्प्ट होंगे, टैक्सेबल नहीं होंगे। ऐसा किराया जो आप बिल्डिंग का ले रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट होगा अगर पहली बात वो बिल्डिंग ओन्ड और ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर हो, दूसरा बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन एन इमीडिएट विसिनिटी, तीसरा बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड एज अ dwelling house, a storehouse or other building by the cultivator or receiver of rent in kind due to his connection with the agricultural land। भाईजान वो बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी में हो, बिल्डिंग को कल्टीवेटर रिसीवर ऑफ रेंट रिसीवर ने वसूल किया हो, और तीसरा बिल्डिंग रहने के लिए इस्तेमाल हो रही हो। अगर ये वाली शर्तें पूरी हो जाएं, जो किराया बिल्डिंग का लेंगे वो एग्जाम्प्ट होगा और वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल होगा। हाँ, अगला केस ये है कि अगर मिचल्स है सर, मिचल्स के बाग हैं स्ट्रॉबेरी के,
मिचेल्स के जो स्ट्रॉबेरी के बाग हैं वहाँ से मिचेल्स वाले स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं, उतारते हैं और उतार के खुद उसका जैम बनाकर बेचते हैं। अब जो स्ट्रॉबेरी की कमाई है वो तो एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर टैक्स नहीं लगना, लेकिन जो जैम की कमाई है उस पर टैक्स लगना है। पॉइंट समझ आ रहा है? मसला सिर्फ ये है कि अब जिनकी अपनी ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो और वो उसको खुद ही उसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हो और प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो और प्रोडक्शन में इस्तेमाल करके फाइनल गुड बनाकर बेचते हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस पर टैक्स किस तरह लगेगा। तो इसका जवाब ये है कि भाईजान आप जो स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं उसकी जो इनकम है उसमें से लेस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉबेरी। गर्चे स्ट्रॉबेरी आपकी अपने घर की है, आपकी अपनी फैक्ट्री की, आपकी ना उस प्रोडक्शन है, आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस करेंगे। इसके अलावा काश्तकारी से रिलेटेड, स्ट्रॉबेरी की पैदावार से रिलेटेड कोई खर्चा भी लेस नहीं करेंगे। अलबत्ता स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग हुई वो वाला खर्चा तो लेस होगा, जो पैकिंग हुई वो वाला खर्चा तो लेस होगा, मगर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कोई खर्चा लेस नहीं होगा क्योंकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपने पहले ही लेस कर दी। अब जो इनकम आएगी ये टैक्सेबल होगी। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा खुद ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और उसको अपनी ही फैक्ट्री में एज रॉ मटेरियल के इस्तेमाल कर लेता है, तो इस केस में वो जब इनकम कैलकुलेट करेगा टैक्सेबल इनकम, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगा। आपके पास पेपर में एक सवाल है जिसमें वो कहता है कि जी शुगर मिल है एक बंदे की और उसकी अपनी गन्ने की फसल भी होती है, तो भाई इस केस में उसने क्लियरली बता दिया कि उसकी अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और वो खुद उसको इस्तेमाल करता है अपनी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पे। तो जब उसने शुगर केन लिया था तो शुगर केन की फेयर मार्केट वैल्यू ली थी टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। ठीक हो गया सर जी? ले सर आगे चलते हैं और बात करते हैं डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस। सर जी ये डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन की जो डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन की जो पेंशन होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, सैलरी एग्जेम्प्ट होती है और पेंशन भी एग्जेम्प्ट होती है। सर फॉरेन ऑफिसर, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक एग्जांपल सुनिएगा। पाकिस्तान में लाहौर में ईरानी एम्बेसी में जो ईरानी कॉन्सुलेट बैठा हुआ है, क्या उसकी सैलरी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी या नहीं? तो इसका जवाब ये है, अगर ईरान में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसमें जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट बैठा हुआ है, अगर ईरानी लोग उस बंदे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगाते तो हम इनके बंदे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर वो हमारे बंदे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम उनके बंदे की सैलरी पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये जनाब उसने कहा कि सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट वर्किंग इन पाकिस्तान एग्जेम्प्ट होगी। कब? अगर एम्प्लॉय is a citizen of foreign country and not a citizen of Pakistan और सर्विसेज जो वो परफॉर्म कर रहा है, सर्विस परफॉर्म आर सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन द फॉरेन कंट्री और फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट्स सिमिलर एग्जेम्पशंस। फॉरेन गवर्नमेंट उसको वो वाली एग्जेम्पशन देती है तो फिर आप भी उसके बंदे को देंगे। सर जी एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सर जी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर चल रहा है तो उसके हवाले से एग्जेम्पशन की क्या बात? सर जी एक एग्जांपल लीजिएगा। सबसे पहली बात है कि जी टैक्स ट्रीटी जब होती है, टैक्स का मायदा होता है कि तुमने हमारे बंदे पे नहीं लगाना, हमने तुम्हारे बंदे नहीं लगाना, तो एक तो ये मामला है। टैक्स ट्रीटी हो तो फिर तो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। दूसरी बात ये कि भाईजान फॉर एग्जांपल यूएस एड वालों ने
पोलियो मुकाओ के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उस प्रोजेक्ट के हवाले से यूएसएड वालों ने पोलियो मुकाओ के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए यूएस डॉक्टर पाकिस्तान में आया है। वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है सिर्फ इसलिए चूंकि पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है। इसकी सैलरी जो है वो भी इसी एड के पैसे से दी जा रही है, तो इसकी सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? यूएस एड, यूएस ने ही आपको ग्रांट दी है, डोनेशन दी है, और यूएस के बंदे को आप सैलरी दे रहे हैं तो उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि उसी के मुल्क के ने तो क्या दी है, ग्रांट दी है। और इसमें ये वाला पॉइंट है कि भाई वही इंडिविजुअल जो है इज either not a resident individual or a resident individual solely by reason of the performance of any service under a aid agreement. Any aid agreement with the foreign country, the individual is a citizen of the country. The citizen is paid by the foreign government or public international organization out of grant or grants released as aid to the Pakistan. लो सर, यार ये बात समझ आ रही है? अगली बात सुनिएगा, इससे एक स्टेप ऊपर है भाईजान। वो बंदा नौकरी नहीं कर रहा, वो बंदा अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट और कॉन्ट्रैक्टर है, उस बंदे की इनकम भी एग्जाम्प्ट होगी। अगर वो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है या अगर वो रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए चूंकि वो पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो बंदा उसी मुल्क का ही है जिस मुल्क ने ग्रांट दी है, और उस बंदे को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो ग्रांट के पैसे से दिए जा रहे हैं। यार मेरा पॉइंट पिक हो रहा है? इस केस में उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगी। फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइज exempt income of any person on a case to case basis. फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगा exempt income of any person on a case to case basis in respect of an official development assistance, finance, loan and grant in aid subject to the condition and limitation as it may deem fit. सर जी ये वाली बात आ गई, ये exemption under foreign investment, ये फीपा के नाम से एक आप क्या कहते हैं किताब में नई चीज़ ऐड हुई है। ऑल्दो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से एग्जामिनेबल है, ये क्यों ऐड किया। बहरहाल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला कानून बनाया गया है। और इसमें असल एक बात है जो आपको समझाऊंगा तो आपको इसकी थीम समझ आएगी। कोई भी इनकम टैक्स के हवाले से बात हो, कहीं पर भी कहा गया होगा टैक्स कम लगेगा, टैक्स माफ होगा, टैक्स नहीं लगेगा, वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं डाला जाएगा। अच्छा, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट में एक कानून पास हुआ जिसका नाम फीपा था। ये कानून पास हो गया और इस कानून के तहत उन्होंने कहा जी कि इनकम के रेट्स कम है और कुछ जगहों पर इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन ये तब ये कानून का पास हो गया, लेकिन इसके बावजूद जब तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा जाएगा कि इस जरिए से कमाई की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो करते ये हैं कि कानून पास कर देते हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 2 लाइनें लिख देते हैं। क्या लाइन लिख देते हैं? जैसा कि सेकंड और थर्ड स्केड्यूल ऑफ फीपा में कहा गया है कि लॉज में तब्दीली आ गई है, जैसा कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफडी, ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये एप्लीकेबल होंगी। अच्छा, ये जुमला लिखने से वो वाला पूरे का पूरा कानून क्या हो गया है, लागू हो गया और इनकम टैक्स वालों ने उसे ओके कर दिया। पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल में वो है, मुझे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल लगा नहीं है, लेकिन उसने ये वाला जुमला जो आपके ऑर्डिनेंस में लिखा ना कि भाईजान फीपा का सेकंड और थर्ड स्केड्यूल अप्लाई होगा
इसी तरह बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी जिस तरह के उसने उस कानून में लिखा हुआ है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अप्लाई होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये वाला जुमला लिखने से वो एप्लीकेबल हुआ है और उसे इनकम टैक्स की रियायत मिली है। वरना इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात किसी दूसरे कानून में कही गई हो और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ना कही गई हो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इनकम टैक्स का बदमाश इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। जो बात भी होगी वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कही जाएगी। ये जो बात मैंने आपको भी बताई है मैं सोच रहा हूँ ये साथ ही पढ़ा दूँ। ये देखिएगा, ये देखें एग्जेम्पशन एंड टैक्स प्रोविजन इन अदर लॉज। वो कहता है कोई भी प्रोविजन जिसके तहत ये कहा गया है कि इनकम एग्जेम्प्ट है, या ये कहा गया कि इनकम पे टैक्स रेट कम लगेगा, या ये कहा गया कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, या ये कहा गया है कि एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है जब तक ऑर्डिनेंस में ना कहा जाए। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन, वेयर सर एग्जेम्पशन की क्या लिमिटेशन है? वो कहता है भाईजान एग्जेम्पशन सिर्फ उसी बंदे को मिलती है जिसके लिए वो टारगेटेड होती है, उसके अलावा किसी दूसरे बंदे पर वो एग्जेम्पशन जो है वो एक्सटेंड नहीं होती। फिर यहां पर वही जुमला है, सर जी इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, टैक्स रेट कम लगा, टैक्स लायबिलिटी कम हुई, या चौथे नंबर पे एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ है। 1 2 3 4 अगर ये चारों चीजें हैं, इनकम एग्जेम्प्ट है, या दूसरे नंबर पे इनकम पे कम रेट लगेगा, या रिडक्शन अलाउ हो जाएगी, या एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, इन चारों चीज़ों अगर इनमें से ये चारों चीज़ें हो रही हैं तो ये वाली बात सेकंड स्केड्यूल में लिखी जाएगी। पहले तो उसने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनका बताना जरूरी है। अब जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर की बात आ गई तो उसने कहा भाई सेकंड स्केड्यूल में ये बातें मेंशन होती हैं। जब भी आप टोटल इनकम निकालेंगे तो हमेशा एग्जेम्प्ट इनकम भी लिखेंगे। टोटल इनकम निकालेंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम भी लिखेंगे। और जो सेकंड स्केड्यूल में को जो भी चीज आती है, ऐड होती है या निकलती है, वो कैसे होती है? बोर्ड करता है। किसकी अप्रूवल से? फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से। ऐड भी कर सकता है, ओमिट भी कर सकता है और चेंजेस भी कर सकता है। और ये वाली बात, और ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, इसको नेशनल असेंबली के साथ अगर किसी इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट हो गए तो वो कोई मामूली बात नहीं है। ये बोर्ड ने प्रेजेंट किया और बोर्ड जो है फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज से अप्रूव लेगी और नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाता है कि भाई जान फलां इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई है, या फलां इनकम जो पहले एग्जेम्प्ट थी अब उस पर टैक्स लगा दिया गया। अच्छा जनाब, ये यूनिट 3 की 2 बातें थी। बाय द वे आई तो मैंने साथ इसको कवर कर दिया। मैं वापस चल रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑनर, सर आपके मुल्क का सदर पाकिस्तान जो भी हैं जनाब, वो अगर कोई गिफ्ट दें तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट ऑन डेट अगर नॉन रेजिडेंट को मिले तो वो एग्जेम्प्ट होगा। सर जी थोड़ी तफसील है इसकी, सुनिएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर एक रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन से लोन ले और उस नॉन रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन लोन पाकिस्तान से बाहर ही पे करे और जो सिक्योरिटी हो वो भी पाकिस्तान से बाहर ही दी गई हो,
और वो अप्रूव बाय द बोर्ड हो, तो इस केस में जो प्रॉफिट ऑन डेट नॉन रेजिडेंट कमाएगा पाकिस्तान से बाहर, वो एग्जेम्प्ट होगा। सर प्रॉफिट ऑन डेट की आज तक काफी बातें हो चुकी हैं। प्रॉफिट ऑन डेट एक तरफ तो इनकम है, एक तरफ एक्सपेंस। इनकम में कभी टैक्सेबल है, कभी एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल में कभी सेपरेट ब्लॉक आइटम है, कभी एनटीआर है। एग्जेम्प्ट कब है? जब नॉन रेजिडेंट को मिला, जो मैंने अभी पढ़ाया। और एक्सपेंस की बात करूं तो भाई प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, अदर सोर्स में, दोनों तीनों जगहों पर हमने देखा है कि ये एक्सपेंस के तौर पे इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होती है। तो ये एक पास पेपर का सवाल है, उसमें उसने इनकम प्रॉफिट ऑन डेट को पूछा था और उसमें उसके सारे पहलू पूछे थे। ठीक हो गया। वो जिसके पास उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी कि वो उसने एक बार चैप्टर 5 से उठा ली, एक बार चैप्टर 6 से उठा ली, एक बार चैप्टर 11 से उठा ली, वो सारों को उसने एक क्वेश्चन में पूछा था। बड़ा अच्छा सवाल है, आप वो ज़रूर कीजिएगा पास पेपर। प्रॉफिट ऑन डेट की मैक्सिमम डिस्कशन ये है। एक छोटी सी वीडियो है, वो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को वो वीडियो ग्रुप में शेयर भी करवा दूंगा जिसमें मैंने वो पास पेपर का सवाल करवाया भी हुआ है। स्कॉलरशिप, अगर आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली है तो एग्जाम्प्ट है। अगर मियाँ बीवी में तलाक हो गई, मियाँ ने बीवी को, बीवी ने मियाँ को जो पैसे दिए तलाक के नतीजे में, वो क्या होगा? वो एग्जाम्प्ट होगा। फेडरल गवर्नमेंट जो भी कमाई करे, जो भी इनकम कमाए, वो एग्जाम्प्ट होगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी कारोबार करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है, उसकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी। Any payment received by the federal government, provincial government or local government shall not be liable to any collection and deduction of advance tax. Exemption under this section shall not be available in case of corporation. इस सेक्शन के तहत एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। कॉरपोरेशन, कंपनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, अदर बॉडी और इंस्टीट्यूशन। डन हो गया सर जी? फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। भाईजान, foreign source income of an individual shall be exempt if person is a resident individual solely by reasons of individual employment। सर जी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है और उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, ये बात करने लगा हूं। याद रखिएगा, कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान, कोई भी बाहर का बंदा, कोई भी बंदा जो था पाकिस्तान से बाहर का, पाकिस्तान में नौकरी करने की घर से आया और सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए 3 साल से कम हुए हैं, तो ऐसे बंदे को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते हैं। और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट अपनी इनकम, वो वाली इनकम कमा के पाकिस्तान में ले आए, तो वो टैक्सेबल होगी। या वो पाकिस्तान में एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाकर पैसा कमाए, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी। मैंने आपको कुछ बातें कही हैं, मैं एक एग्जांपल से इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। सर जी, एक इंजीनियर है जो तरबेला डैम में जॉब कर रहा है, उसका प्लाजा है चाइना में, वहां से उसको किराया आता है।
अब जो चाहे उसको पाकिस्तान में रहते हुए अगर 3 साल से ज्यादा नहीं वो नौकरी की घर से पाकिस्तान में है तो वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को जो प्लाजे की इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, वो फॉरेन सोर्स इनकम है। हाँ, अगर वो प्लाजे का किराया उसे पाकिस्तान में वसूल होता है हबीब बैंक में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। या वो पाकिस्तान में कोई जॉब करता है, नौकरी करता है और पाकिस्तान में उसके साथ अपना एक दफ्तर बना लेता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना लेता है, फिर जो पैसे वो बाहर से भी कमाएगा वो क्या होंगे, टैक्सेबल है पाकिस्तान में। सर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन होता है, वो बंदा जो 2019, 2020, 2021, 2022 वो बंदा जो 4 साल तक मुसलसल क्या रहा है, नॉन रेजिडेंट, और फिर क्या हो गया है, रेजिडेंट। जो 4 साल तक नॉन रेजिडेंट रहा है और फिर रेजिडेंट हो गया है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट। जो 4 साल तक नॉन रेजिडेंट रहा है और फिर रेजिडेंट हो गया तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी। 2024 की बात करूं, सर जी वो बंदा जो 4 साल तक मुसलसल क्या रहा है, नॉन रेजिडेंट रहा है और फिर जब वो रेजिडेंट होगा वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये मैंने बात आपको बता दी है। सर जी ये टोटल डिस्कशन थी। एक आखिरी बात उसने ये लिखी हुई है, कोई भी टीचर जो फुल टाइम टीचर है उसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी उस पर जो लायबिलिटी बनेगी उसका 25% क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सर जी ये बात थी सारी, मैंने आपसे कर ली है।